कॉमर्स के सारे एक्टिव और टैलेंटेड स्टूडेंट का इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आई होप कि आप सबकी लाइफ बहुत मस्त चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी, लाइफ को आप एंजॉय कर रहे होगे और हाँ, साथ में स्टडीज भी बहुत शानदार चल रही होगी। देखिए, मेरी ये कोशिश है कि अकाउंटिंग के जितने भी कंसेप्ट है छोटे छोटे, उनको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से सारे चैप्टर को आप सभी तक पहुंचा सकूं और आप सबको इजीएस्ट वे में, लॉजिकल वे में एक्सप्लेन कर सकूं। तो इस वीडियो में मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाला हूं 12th के अकाउंटिंग के सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट लोगों को कि पूरा सिलेबस अच्छे से करके जाएंगे और यही वाला चैप्टर छोड़ के जाते हैं और उसमें पता नहीं क्या कंफ्यूजन लगता है या थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ये तो भगवान ही जाने या वो स्टूडेंट ही जाने। पर मैंने देखा है कि ज्यादातर स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं। बहुत सारी जनरल एंट्री जो उनको समझ में नहीं आती है, पर मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको हर जर्नल एंट्री, हर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का बहुत इजी तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वाकई में इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, बहुत इजी चैप्टर है ये। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होता क्या है। आप जानते हैं डिबेंचर एक प्रकार का लोन है जो कंपनी लेती है पब्लिक से। जब पब्लिक से पैसा लेना होता है तो कंपनी बदले में डिबेंचर इश्यू करती है। इट्स अ काइंड ऑफ लोन ऑन विच कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट एवरी ईयर, राइट। तो कंपनी उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करती है। नाउ एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर, कंपनी हैज टू टेल टू द डिबेंचर होल्डर्स कि व्हेन इट इज गोइंग टू रिडीम, मींस व्हेन इट इज गोइंग टू रीपे द अमाउंट ऑफ द डिबेंचर। कंपनी को अल्टीमेटली ये बताना पड़ता है कि वो डिबेंचर का पैसा डिबेंचर होल्डर को कब वापस करने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं जो पैसा एक बार आपने लोन के रूप में लिया है, कभी ना कभी तो वापस करना पड़ेगा ना। आज नहीं तो कल कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोन ही क्या जो वापस ना करना पड़े, क्योंकि लोन का मतलब ही होता है जिसको एक दिन वापस करना पड़े, राइट। तो अल्टीमेटली देखिए, डिबेंचर एक प्रकार का लोन है जिसका पैसा वापस करना पड़ता है। ये जो पैसा वापस करना पड़ता है, ये जो रीपेमेंट ऑफ द लोन है, ये जो रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर है, इसी को हम टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बोलते हैं। अब देखिए, रीपेमेंट कितना इजी लगता है सुनने में और रिडम्पशन कोई बोले तो कितना टफ लगता है। तो नाम से ही जबरदस्ती इसको टफ बना दिया गया है। बाकी इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। दिस इज नथिंग बट जस्ट अ रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर। तो हम लोग डिबेंचर को रीपे करते हैं और डिबेंचर को रीपे करने के लिए हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, लेकिन उसके पहले दो चार बातें जो लीगल रिक्वायरमेंट है, लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, सेबी की गाइडलाइंस है, वो हमको समझना जरूरी है। अच्छा देखिए, अगर हम समझें कि डिबेंचर को रिडीम करना हो तो कितने अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं, तो चार प्रकार की सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन नंबर 1 कि हम लमसम पूरा का पूरा पैसा एक साथ ही दे दें एट द एंड ऑफ अ गिवन पीरियड, एट द एंड ऑफ अ फिक्स पीरियड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहा गया कि डिबेंचर का पैसा 5 साल के बाद रीपे करना है, तो ठीक है, हम 5 सालों के बाद क्या कर देंगे, डिबेंचर का पूरा पैसा एक साथ लमसम पूरा का पूरा वापस कर देंगे। इसको हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और बाय लमसम मेथड। सेकेंड ये हो सकता है कि भाई पूरा पैसा एक साथ न दे, 5 साल के बाद में धीरे धीरे पैसा वापस करें। धीरे धीरे पैसा वापस करेंगे मतलब 5 लाख के डिबेंचर हैं, उसमें 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके 5 बार में हर साल रिडम्पशन करें। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है, इसको हम बोलेंगे रिडम्पशन बाय इंस्टॉलमेंट। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन से 1 लाख को पहले देंगे, तो उसके लिए हर साल क्या करते हैं, ड्रॉ निकालते हैं कि 5 लाख में से वो कौन से 1 लाख वाले होंगे जिनका रिडम्पशन इस साल किया जाना है। तो हर साल वो हम ड्रॉ वगैरह निकालते हैं, उससे जिन 1 लाख वालों का नंबर आता है उसको उन साल पैसा दे देते हैं। तो ये हो गया रिडम्पशन बाय इंस्टॉलमेंट, राइट। थर्ड एक प्रकार का ऐसा भी एक्टिविटी होता है डिबेंचर के रिडम्पशन करने का कि हम कंपनी क्या करती है, ओपन मार्केट में जाके अपनी डिबेंचर को परचेज कर लेती है, क्योंकि ओपन मार्केट में आप जानते हैं सारी शेयर्स का, डिबेंचर का, सिक्योरिटीज का परचेज और सेल चलता रहता है। तो हम ओपन मार्केट में जाते हैं, अपने ही डिबेंचर अगर हमको लगे कभी किसी भी वजह से सस्ते में मिल रहे हो, तो हम क्या करते हैं, उन डिबेंचर्स को जाकर के परचेज कर लेते हैं, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट। तो ये हो गया थर्ड मेथड, राइट। और ये भी एक प्रकार से क्या हो गया, डिबेंचर का रिडम्पशन हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली आपको डिबेंचर का पैसा किसी और को नहीं देना है, क्योंकि आपके डिबेंचर आपके पास ही आ गए ना, तो एक प्रकार से वो रिडम्पशन ही हो गया। ऑलराइट, चलिए अब आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ होता है कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर इनटू द शेयर्स।
इसका मतलब क्या होता है कि हम कई बार डिबेंचर को जब इश्यू करते हैं तो ये बोल देते हैं कि इतने सालों के बाद हम उसको शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, वो डिबेंचर लोगों से वापस लेते हैं, उसको बदले में शेयर दे देते हैं। तो डिबेंचर का कन्वर्शन किस में हो गया? शेयर्स में। तो डिबेंचर रहे कि खत्म हो गए? खत्म हो गए। तो ये हो गया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्योंकि याद रखिएगा, दुश्मन को खत्म करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, दुश्मन को खत्म ही कर दो, और दूसरा, दुश्मन को दोस्त बना लो। तो दुश्मन को अगर आपने दोस्त भी बना लिया तो अल्टीमेटली दुश्मन तो खत्म हो गया। तो दुश्मन को खत्म करने के दो तरीके होते हैं। एग्जैक्टली डिबेंचर को भी पे करने के दो तरीके होते हैं, या तो पे कर दो या उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर लो। अगर आपने शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया तो डिबेंचर तो खत्म हो गया ना। ऑलराइट, तो ये थे 4 प्रकार के अलग अलग सिचुएशन जैसे हम डिबेंचर का रिडम्पशन कर सकते हैं। अब देखिए, एज फार एज द लीगल फॉर्मेलिटी एंड द सेबी गाइडलाइंस आर कंसर्न, तो हम डिबेंचर के रिडम्पशन को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। राइट, 3 कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी होता है कि आप डिबेंचर को जब रिडीम करोगे तो बदले में, राइट, बदले में क्या करना पड़ेगा आपको? नए शेयर या नए डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। तो इसको हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स और बाय इशू ऑफ न्यू डिबेंचर। तो ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी। राइट, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती भाई, आपको पुराने डिबेंचर का पैसा देना है, आपने नया शेयर इशू कर लिया, नया डिबेंचर इशू कर लिया, उससे पैसा आ गया और वो पैसा आप दे दो पुराने डिबेंचर्स को। तो ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी। ऑलराइट, सेकंड कैटेगरी पे आते हैं। सेकंड कैटेगरी होता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ द प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि हम हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करते आते हैं, और हमारा टारगेट ये होता है कि जब भी हम डिबेंचर को रिडीम करें तो जितने अमाउंट का डिबेंचर हमको रिडीम करने वाला है उसका 100% अमाउंट पूरा का पूरा किसमें ट्रांसफर कर दे? DRR में ट्रांसफर कर दे। DRR मतलब क्या हुआ? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है? डिबेंचर को रिडीम करने के लिए ये रिजर्व बनाया जाता है। ऑलराइट, ताकि इसका मतलब ये है कि जितने पैसे का भी आप डिबेंचर रिडीम करने वाले हो उतना पैसा आपने प्रॉफिट में से निकाल लिया कम से कम। राइट, आपने कमा कमा के जो प्रॉफिट इकट्ठा किया था उसमें से डिबेंचर को रिडीम किया, तो कंपनी के लिए कोई खतरे वाली बात नहीं है। तो ये होता है सेकंड कैटेगरी जिसमें हम डिबेंचर को रिडीम करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। इसमें शर्त ये है कि 100% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड बिफोर रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर इनटू द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। थर्ड कैटेगरी में आते हैं डिबेंचर रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी पैसा प्रॉफिट एंड लॉस से निकालेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं निकालेंगे, और यूं ही डिबेंचर को रिडीम कर देंगे। इसको बोलते हैं डिबेंचर का रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। लेकिन एज पर द सेबी गाइडलाइंस एंड द कंपनीज एक्ट रूल्स ये अलाउड नहीं है। कंपनी एक्ट और सेबी गाइडलाइंस का कहना है कि कम से कम 25% पैसा तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस से निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ भी नहीं निकालो और पूरा का पूरा डिबेंचर आप रिडीम कर दो। और कहां से कर दिया आपने? आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल मतलब कंपनी के खुद के पैसे से डिबेंचर पूरा दे दिया। राइट, ऐसे नहीं चलेगा। तो कम से कम 25% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। राइट, तो ये 3 प्रकार की अलग अलग सिचुएशन हो गई जिसमें हमको देखना है। तो ये हमने बहुत सिंपल तरीके से देखा कुछ बातें, और कि डिबेंचर रिडम्पशन की क्या लीगल फॉर्मेलिटीज है। अच्छा, एक और फॉर्मेलिटीज भी करनी पड़ती है। जिन लोगों को ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, राइट, उनको एक और लीगल फॉर्मेलिटी का ध्यान रखना पड़ता है। वो लीगल फॉर्मेलिटी ये कि जिस ईयर में भी आप डिबेंचर को रिडीम करने वाले हो, जिस साल में भी आप डिबेंचर को रिडीम करने वाले हो, उस ईयर के एंड के ठीक पहले जो 30 अप्रैल आएगा, राइट, मतलब जिस ईयर के एंड में आप डिबेंचर को रिडीम करने वाले हो उसके पहले जो भी 30 अप्रैल आएगा, उस 30 अप्रैल को आपको 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडीम, मतलब जितने का डिबेंचर रिडीम करने वाले हो उसका 15% अमाउंट कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। राइट, आपको एक स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक प्रकार की सिक्योरिटी चाहती है कि भी कम से कम 15% पैसा तो अलग करके रख लो जितने का डिबेंचर रिडीम करने वाले हो। राइट, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको परचेस करके रखने पड़ेंगे। और ये डिबेंचर का जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है ये केवल रिडम्पशन के पर्पस के लिए, रिडम्पशन के वक्त ही यूज किया जा सकता है, और कभी यूज आप चाह के भी नहीं कर सकते, इस इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो ये सब लीगल फॉर्मेलिटीज है, इनका हमको ध्यान रखना पड़ता है, और डिबेंचर के रिडम्पशन की हमको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। राइट, कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो हमको जानना बहुत जरूरी है, जिनको ये DRR मतलब कौन सा? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये बनाने के लिए कंपल्शन नहीं है, मतलब इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है।
ये एग्जेम्प्टेड कंपनीज है विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन DRR अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, राइट। तो वो 3-4 प्रकार की कंपनी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो RBI के द्वारा कंट्रोल होती है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, बैंकिंग कंपनीज है नोटिफाइड, वो भी जो RBI के द्वारा कंट्रोल होती है। ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी लिस्ट मैंने आपको दे रखी है, 4 प्रकार की लिस्ट है जिनको DRR बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा जितने भी कंपनीज हैं, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक कंपनीज हो, सबको DRR में पैसा ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं तो 100%, आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं तो 15%, राइट। ये सारी बातें थी। चलिए जर्नल एंट्री देखते हैं फटाफट। आपकी स्क्रीन के सामने जर्नल एंट्री, और मैं नोट से देखता हूँ फटाफट जर्नल एंट्री, अलग अलग क्या क्या ट्रांजेक्शन की क्या क्या जर्नल एंट्री पास होती है, हम जल्दी से देख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो जर्नल एंट्री में पहले आप देखिए, सबसे पहले जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करेंगे, कहां ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसे? आप DRR में, DRR मतलब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। जब भी आप पैसे ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? आप एंट्री पास करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू हमको ट्रांसफर कहां करना है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो ये एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट को वहां से ट्रांसफर करने की। सेकेंड एंट्री, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो जो 15% मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है हमको, जिस साल भी रिडीम करने वाले हो, जितना रिडीम करने वाले हो उसका 15%, तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? हम इन्वेस्टमेंट को परचेज कर रहे हैं तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, पैसा हमारे पास से जा रहा है तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो ये सिंपल जनरल एंट्री बन जाएगी। इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट। अब जब रिडम्पशन करेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे भाई, तभी तो पैसा आएगा। ये इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, वो हमारे पास से जा रहा है, ये एंट्री होगी। इसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जब करेंगे, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करेंगे तो याद रखिएगा 2 एंट्री पास होगी। एक डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये डिबेंचर का पैसा हम किसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और बाद में फाइनली डिबेंचर होल्डर को पे कर देंगे। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री पास हो जाएगी डिबेंचर होल्डर को देने की, राइट। तो फाइनली डिबेंचर होल्डर को पैसा देने की 2 एंट्री, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लास्ट में जो DRR में आपने इतना पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में इतना पैसा इकट्ठा करके रखा है, कहां जाएगा वो? कहीं तो ले जाएंगे उसको, कहां जाएगा वो? तो एट द एंड of the redemption of debentures, what we will do, we will transfer this balance of the debenture redemption reserve into the general reserve by passing this entry। क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को कर देंगे डेबिट और जनरल रिजर्व को कर देंगे क्रेडिट। तो ये जनरल एंट्री पास हो जाएगी, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ये सिंपल सी जनरल एंट्री पास हो जाएगी और आपका ये चैप्टर जो है बस इतने ही जनरल एंट्री का खेल है। अगर आपको ये 5-6 जनरल एंट्री आती है तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन सही सही बनाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन हाँ, अगर अब ये जनरल एंट्री में डाउट है, कंफ्यूजन है, ये नहीं मालूम है, तो फिर डेफिनेटली आप ये चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे, फिर आपको जरूर दिक्कत जाएगी, फिर आपको जरूर कंफ्यूजन होगा। ऑलराइट, तो हमने सब कुछ डिस्कशन कर लिया है, जनरल एंट्री डिस्कशन कर ली, कंसेप्ट डिस्कशन कर लिया। चलिए हम देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और आपके सामने स्क्रीन के सामने क्वेश्चन, और मैं देखता हूं अपने नोट से। सरस्वती लिमिटेड इशू 10,006% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at a premium of 5% on 1st April 2013, redeemable on March 31, 2018। देखिए, सरस्वती लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर इशू किए, ₹100 वाले 5% प्रीमियम पर इशू किए, 1 अप्रैल 2013 को इशू किए, और जिसका रिडम्पशन 31 मार्च 2018 को होना है। इट वाज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर टू बी रिडीम्ड टुवर्ड्स डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट ऑन 30 अप्रैल 2017। और वो 15% इन्वेस्टमेंट करना ही डिसाइड किया गया। वैसे ये नहीं भी कहा जाता तो भी हमको करना ही था। Investment were encashed and debenture were redeemed on the due date and record necessary journal entries for the issue and redemption of debenture। चलिए, हमको journal entries पास करना है। सारे कंसेप्ट ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हम सबसे पहले डिबेंचर को इशू करने की भी जर्नल एंट्री पास करें, जो कि होगी कब? 1 अप्रैल 2013 को, तो हमारे पास देखिए पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। 10,000 डिबेंचर है ₹100 वाली, मतलब 10 लाख रुपीस, और हम 5% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, मतलब 10 लाख का 5% कितना? ₹50,000। तो हमारे पास जो पैसा आएगा वो 10 लाख प्लस ₹50,000, इसका मतलब 10,50,000 आएगा। तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 10,50,000 से।
2 कर देंगे हम डिबेंचर 10 लाख रुपीस, और 2 कर देंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50,000 रुपीस, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिबेंचर वगैरह अपने फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होते हैं। बहुत खुददार स्वाभिमानी और अकड़ू लोग हैं ये, राइट। और सिवाय फेस वैल्यू के और किसी से क्रेडिट नहीं होते, ना कम से ना ज्यादा से। ओके, तो आपको डिबेंचर को क्रेडिट करना है सिर्फ 10 लाख रुपीस से। एक्स्ट्रा पैसा जो आपने वसूल किया है वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ना इसकी जगह ये जो मैंने सिंगल जर्नल एंट्री आपको बताई, इसकी जगह आप 2 जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हो। पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10,50,000, मतलब पहले पैसा मिलेगा 10,50,000, उसकी एंट्री किस बात का मिला, डिबेंचर एप्लीकेशन का। नाउ सेकंड, ये डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का हमको पैसा मिला है 10,50,000 रुपीस, इसको ट्रांसफर कर दीजिए डिबेंचर अकाउंट में 10 लाख रुपीस और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 50,000 रुपीस। तो ये 2 जर्नल एंट्री हो गई, एक जर्नल एंट्री के बदले, राइट। नाउ थर्ड, अब देखिए 2018 में हमको करना है रिडम्पशन। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज हमको ध्यान रखना है जब भी हम करेंगे इसका रिडम्पशन करेंगे डिबेंचर का, तो 2 फॉर्मेलिटी ध्यान रखना है। कम से कम 25% हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस से, कहां पर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में, राइट। और इसके बाद हमको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा उस फंड को। तो हम क्या करेंगे, 2000 रिडम्पशन कब किया जाना है, 2018 को, तो हम 31 मार्च 2017 को ही, एक साल पहले ही डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर 30 अप्रैल को तो उस पैसे को इन्वेस्ट भी करना है, राइट। तो हम 2,50,000 रुपीस ट्रांसफर करेंगे और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि मिनिमम 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर रिडीम्ड हैज टू बी ट्रांसफर्ड। तो 10 लाख का 25% 2,50,000 रुपए ये हम ट्रांसफर कर देंगे। और जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और या फिर सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 2,50,000। तो ये ट्रांसफर करने की एंट्री बन गई। अब नेक्स्ट ईयर जिस साल रिडम्पशन किया जाना होता है उस साल के 30 अप्रैल को हमको ये पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। नाउ जिस साल भी डिबेंचर को रिडीम करना है उसके 30 अप्रैल में, तो हम डिबेंचर को रिडीम कम करने वाले हैं 31 मार्च 2018 में, राइट। तो 31 मार्च 2018 के पहले 30 अप्रैल कब आएगा, 30 अप्रैल 2017 को। तो उस समय हम ये पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, तो जनरल एंट्री पास होगी, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा हमारे पास से जा रहा है इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया इसलिए इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा, एसेट है, आ रही है, राइट। और कौन सा इन्वेस्टमेंट है, इसको हम सिंपल इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, हम इसको नाम देंगे डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना करेंगे हम, 15%, कितने का, 10 लाख का। तो 10 लाख का 15% कितना होता है, 1,50,000 रुपीज, राइट। नाउ जब डिबेंचर के रिडम्पशन का डेट आएगा, मतलब 31 मार्च 2018, तो क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, 31 मार्च 2018 को सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे। इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है हमारे पास में, टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारे पास से जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद अब डिबेंचर होल्डर को पैसे देने हमको, राइट। 10 लाख रुपए के डिबेंचर है, तो हम एंट्री पास करेंगे रिडम्पशन के टाइम में, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 10 लाख रुपीस ट्रांसफर कर दो उनको, और बाद में उनको पे कर दो। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये एंट्री पास हो गई 10 लाख को पे करने की। और इसके बाद आपने वो जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना के रखा है 2,50,000 का, इसको एट द एंड कहां ट्रांसफर करना पड़ता है, जनरल रिजर्व में। तो हम एंट्री पास कर देंगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ये जनरल एंट्री पास कर देंगे। तो आपने देखा ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको हमने लिया ताकि मैं आपको पूरे बेसिक्स एकदम समझा सकूं। तो बेसिक्स की बात केवल ये है कि कुछ जनरल एंट्रीज मैंने आपको जो 5 से 6 बताई है वो आपको ध्यान में रखनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस से डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करने की क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट को परचेज करने की क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट को सेल करने की क्या बनेगी, और जब डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो 2 जनरल एंट्री क्या बनेगी, और लास्ट में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे हम जनरल रिजर्व में, उसकी क्या एंट्री बनेगी। तो ये 5 एंट्रीज आपको मालूम होना चाहिए। और बाकी तो डिबेंचर के इशू की जनरल एंट्री हम ऑलरेडी इशू में समझ चुके हैं। इंटरेस्ट वगैरह अगर कभी पे करना पड़ जाए तो ऑलरेडी उसका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चैप्टर में समझ चुके हैं, तो वो सब तो कॉमन बातें हैं। लेकिन डिबेंचर रिडम्पशन से रिलेटेड ये 5-6 जनरल एंट्री है। अगर आपको इतना आता है तो हर क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिकली करेक्ट बनेगा, बहुत इजी है, बस इतना याद रखिएगा, राइट। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। मेरे अकाउंटिंग के मैंने दूसरे चैप्टर्स के भी वीडियो बनाए हुए हैं, वो भी आप जरूरत पड़ने पर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वो दूसरे वीडियोस भी जरूर देखिएगा। थैंक यू।